अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैंपियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ होने वाला है न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान की गेम से 19 फरवरी को, एक दिन के बाद। तो आज हम थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, पाकिस्तान की टीम के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम न्यूज़ीलैंड को इस दफ़ा हरा पाएगी। आखिरी 2 मैचेज़ में न्यूज़ीलैंड ने बड़े आराम से पाकिस्तान को दोनों मैचेज़ में हराया ट्राई सीरीज़ के अंदर। फाइनल में आपने देखा था और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया था, तो ट्राई सीरीज़ के बेसिस पे। और इससे पहले 2023 में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के 5 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान ने 4-1 से न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। लेकिन वो डिप्लीटेड टीम थी, फुल टीम नहीं थी न्यूजीलैंड की। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है वो क्लैश जो होने वाला है उसमें क्या चांसेस है वो हम देखते हैं। और फिर ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में किसके जीतने के चांसेस हैं और पाकिस्तान की टीम के क्या चांसेस हैं फाइनल तक पहुंचने के या सेमीफाइनल तक पहुंचने के। पाकिस्तान की टीम में आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर बांग्लादेश, इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान एक ग्रुप के अंदर है। इनमें से टॉप 2 जो हैं वो सेमीफाइनल में जाएंगे। तो पाकिस्तान के सारे मैचेस टफ हैं। तो अब देखते हैं, पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड से 19 फरवरी को हो रहा है। साइम अयूब का बड़ा लॉस है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से ओपनिंग में बड़ा प्रॉब्लम है। बाबर आजम को ओपन करनी पड़ी है, उनका वो स्लॉट है नहीं। उन्होंने इससे पहले एक ही दफ़ा यानी ट्राई सीरीज़ से पहले ओपन एक ही दफ़ा की थी उन्होंने, इंग्लैंड के अगेंस्ट 2015 में, और 2 इनिंग्स में की थी और उसमें उन्होंने टोटल 36 रन बनाए थे। और अभी भी ओपनिंग में उन्होंने कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि बाबर अगर फिर ओपन जाते हैं तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें हमें नहीं होंगी, क्योंकि वो ओपन के प्लेयर्स नहीं है। वो नंबर 3 पे उनकी जो स्पॉट है उस पे उन्होंने ज़्यादातर स्कोरिंग की है। तो बाबर को नंबर 3 पे आना चाहिए। अगर वो नंबर 3 पे आते तो ओपन कौन करेगा साइम अयूब की जगह? तो वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान विल गो विद बाबर एट दिस पॉइंट, कि जो आकिब जावेद कह रहे हैं उसके लिहाज से। तो वो हम देखते हैं। पाकिस्तान की टीम उसकी वजह से वीक हुई है, कि साइम अयूब का लॉस ज़ाहिर है पावर प्ले के अंदर बहुत महसूस होगा। इसके अलावा पाकिस्तान की जो टीम है वो जब ट्राई सीरीज शुरू हुई थी उससे पहले अपने लास्ट 5 में से 5 मैचेस जीत चुकी थी। आपको पता है पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने वनडे हराया। फिर पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे में ओडीआई सीरीज़ हराई। फिर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश 3-0 से हराया। तो पाकिस्तान का ग्राफ इतना ऊपर था कि बहुत उम्मीदें थी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा अच्छा करेगा। लेकिन ये पता नहीं हमारे सेलेक्टर्स को क्या हुआ कि वो पूरी टीम जो गई हुई थी वहाँ पर और इतना परफॉर्म कर रही थी, उनमें से सबको निकाल दिया। आपने देखा तो उसमें जहांदाद खान थे, उसमें इरफान खान की परफॉर्मेंस थी। उसके अंदर आपने देखा था आमिर जमाल, अब्बास हफीज़ी, सुफियान मुकीम। तो सारे प्लेयर सब इसमें से निकाल के डिस्कार्डेड प्लेयर्स जो हैं, जो पाकिस्तान जिनको रिजेक्ट कर चुका है और जिनको टूर्नामेंट में लेके भी नहीं गया। अगर आपको इनको खिलाना था तो कम से कम वहाँ पे लेके जाते ताकि प्रैक्टिस होती इन लोगों की। खुशदिल शाह, हसनैन, फ़हीम अशरफ, इनकी क्या जगह बनती है? और अबरार को आप खिला रहे हैं ओडीआई के अंदर, तो उसमें भी उनकी कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस अब तक नहीं रही है। तो कोई चेंजेस भी पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया कि 11 फरवरी से पहले चेंजेस कर सकते थे बेस्ड ऑन ट्राई नेशन। उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए और वही टीम है। तो पाकिस्तान ने लास्ट 5 मैचेस जो जीते हुए थे, अब ट्राई सीरीज़ के बाद पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी मैचेस हार लिए हैं। तो अब ये पाकिस्तान का ग्राफ काफ़ी नीचे है और पाकिस्तान जो है वो इफ़ एंड बट्स के साथ जाएगा, कि मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं लग रही पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत वीक है। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दोनों ही ऑफ कलर हैं। शाहीन आफरीदी पहले 2 ओवर के बाद बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाते हैं। ये लोग सिर्फ 4 ओवर्स 5 ओवर्स के प्लेयर्स हैं। उसके बाद इनसे बॉलिंग नहीं होती। और अदर टीम्स हेल्प देमसेल्व्स विद लॉट ऑफ रन्स। तो हारिस रऊफ की इंजरी हो सकता है हो, तो वो भी एक सवालिया निशान है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। हसनैन को अगर खिलाते हैं उनकी जगह तो वो भी मसला है कि हसनैन बहुत ज़्यादा रन देते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है और उन्होंने कभी मैच को नहीं जितवाया। अगर उनकी जगह फ़हीम अशरफ को खिलाते हैं तो फ़हीम अशरफ की भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही। आपने देखा था पिछले मैचेस जो उन्होंने खेले। तो इस तरह ये पाकिस्तान की जो है बहुत ही डिप्लीटेड टीम है, जिसमें बहुत कम चांसेस है। लेकिन पाकिस्तान की टीम को आपको पता है एक परफॉर्मेंस से काफ़ी ऊपर आ जाती है। जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमारी बैटिंग हुई उसमें हमें काफ़ी होप हो चुकी थी कि अब शायद पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक कर जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर वही परफॉर्मेंस रही। तो पाकिस्तान जो है अपना मैच जो है 19 फरवरी को न्यूजीलैंड से खेलेगा, फिर इंडिया से 23 फरवरी को और बांग्लादेश से 27 फरवरी को। तो ये पाकिस्तान का स्केड्यूल है बिफोर दे डिसाइड हु इज गोइंग टू द सेमीफाइनल्स। टॉप 2 टीम्स सेमीफाइनल में जाएंगी। तो पाकिस्तान के सारे टफ मैचेस हैं, ये पहला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो टीम है वो फ़खर, बाबर, सऊद शकील को वनडे के अंदर खिलाना
मेरे ख्याल में इस वजह से कि आपकी बैटिंग बहुत ब्रिटल है और आपके पास मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है, तो कम से कम अगर विकेटें जल्दी गिरती हैं तो वो एक एंकर रोल इस नंबर 3 पे शायद कर सकें, तो इसलिए उनको खिलाया है। रिजवान इस वक्त फॉर्म में हैं, उनसे उम्मीद है। सलमान आगा फॉर्म में आ रहे हैं और थोड़ा सा अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो भी सही चॉइस है। तैयब ताहिर 20-30 के प्लेयर हैं, इससे ज़्यादा वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहे अब तक, लेकिन पोटेंशियल है। इससे अच्छा मेरे ख्याल में इरफान खान ज़्यादा बेहतर रहते। खुशदिल शाह एब्सोल्युटली नो, ये तो कोई परफॉर्मर ही नहीं है बिल्कुल ही। कई सालों से पाकिस्तान ने ट्राई किया हुआ है और डिस्कार्डेड थे और पता नहीं कहाँ से ये अंदर आए हैं। शाहीन शाह अफरीदी क्वेश्चन मार्क इन हिज बॉलिंग। नसीम शाह क्वेश्चन मार्क इन हिज बॉलिंग, बिल्कुल इनफेक्टिव रहे ट्राई सीरीज में। हारिस रऊफ इंजरी प्रोन, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। अबरार नो स्पिन एट ऑल एंड प्रोन टू रन्स। तो ये पाकिस्तान की टीम के बॉलर्स हैं। रिजर्व में फ़हीम अशरफ जो हैं, हसनैन, कामरान गुलाम और उस्मान खान, ये चारों के चारों नहीं होने चाहिए थे, जो यहाँ पे इनमें आपके 4 रिजर्व्स हैं। तो अब चांसेस ये हैं कि ओपन में अगर बाबर नहीं करते तो शायद उस्मान खान से ओपन कराएँ ये लगता है कि शायद उस्मान खान को रिकॉल करें। तो वो किसकी जगह पे आएँगे, तो वो ज़ाहिर है तैयब ताहिर की जगह पे आएँगे मेरे ख़्याल से, या खुशदिल की जगह पे आएँगे। लेकिन खुशदिल बॉलिंग में आपको चाहिए कि आपके पास कोई स्पिनर नहीं है। तो शायद उस्मान खान क्योंकि बॉलिंग नहीं करते, तो उस्मान खान अगर ओपन करते हैं तो ये चांसेस है कि तैयब ताहिर की जगह आएँगे। और उस्मान खान आई डोंट थिंक इज़ अ बैटर, प्रॉपर बैटर। वो स्लॉग ये करते हैं और उनकी पाँव कहीं होता है और जो बैट कहीं होता है, बस पावर से हिटिंग मारने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर क्रिकेट शॉट नहीं खेलते, तो ही जस्ट स्कूप्स इन द एयर और जो वो उसके बाद जो जहाँ चली जाए तो चली जाए, जीत गए, आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, तो ये उनका वो रहता है। तो इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर चल गए तो ठीक है, देखते हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ जो हैं वो इंजर्ड हैं, शायद हो सकता है वो पहला मैच ना खेलें, तो उसकी जगह किसको खिलाएँगे, हसनैन को या फ़हीम अशरफ को? इन दोनों में से एक को खिला सकते हैं। लेकिन हसनैन दोनों दोनों ही मैच विनर नहीं है, तो और रन्स भी काफ़ी लीक करते हैं। आपने देखा कि अभी ये प्रैक्टिस मैचेस जो हुए, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो आपने देखा इरफान खान ने 57 रन बनाए अफगानिस्तान के खिलाफ, ही शुड हैव बीन इन द टीम। इमाम उल हक ने 98 बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ही शुड हैव बीन द रियल ओपनर। फ़खर और इमाम, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि ये दो बेस्ट ओपनर्स आपके पास थे। साइम अयूब अगर नहीं है तो, तो उन्होंने 98 रन बनाए, रन आउट हो गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर, वो एक अच्छे चॉइस थे बॉलिंग के अंदर। उन्होंने 27 फॉर नो विकेट 7 ओवर्स में 3.85 रन पर ओवर दिया सिर्फ। उसामा मीर ने 43 फॉर 4.3 रन पर ओवर बांग्लादेश के खिलाफ। और मोहम्मद वसीम की बांग्लादेश के खिलाफ। मोहम्मद हारिस जो है उन्होंने 76 रन बनाए, 73 बॉल्स पे रिटायर हर्ट हो गए। तो आप देखें ये सारे परफॉर्म करने वाले लोग बाहर बैठे हुए हैं और नॉन परफॉर्मेंस टीम के अंदर मौजूद है। अगर आपको स्पिन में खिलाना था, पाकिस्तान की पिचेज़ हैं, वही पिचेज़ हैं जिस पे साजिद खान और नौमान अली ने, तो अगर आपको लेना था तो इनमें से किसी को ट्राई कर सकते थे। अब्बास अफरीदी, आमिर जमाल ने अच्छी बॉलिंग की थी। अब्बास अफरीदी हिटिंग भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास कोई एंड पे कोई हिटर नहीं है, पावर हिटर नहीं है, फिनिशर नहीं है। आपकी ऊपर की विकेटें 50 ओवर्स तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। आपके बाबर, फ़खर, रिजवान, सलमान आगा, तैयब ताहिर, ये 40 ओवर्स 30 ओवर्स तक निकल जाते हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट 10 ओवर्स के अंदर पावर हिटर्स चाहिए, वो आपके पास कोई भी नहीं है। खुशदिल से कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते। शाहीन और नसीम के पास ऊपर रह जाता है। तो तैयब ताहिर भी इतने ज़्यादा कोई पावर हिटर नहीं है कि वो उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकें। इरफान खान से कुछ उम्मीद थी, आपको आसिफ अली को तैयार करना चाहिए था। इस पर इतने पोटेंशियल के बाद कि कोई भी टीम अगर होती तो उसको ग्रूम करके उसको उस लेवल पे लेके आती, लेकिन आपने कुछ नहीं किया उसके अंदर। ये जो टीम खेल रही है पिछले चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में, 2 प्लेयर्स सिर्फ इसमें हैं जो पाकिस्तान जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी। उसके मुकाबले में सिर्फ फ़खर जमान और बाबर, बाकी सारी पूरी टीम नहीं है। इसके अंदर शादाब नहीं है, इसके अंदर हसन अली नहीं है और बहुत सारे प्लेयर्स जो उसमें खेले थे वो नहीं है इसमें। और जैसे कि आपको पता है, एक वक्त से पहले तक ट्राई सीरीज से पहले तक पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था। अब काफ़ी इसके अंदर लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लूप होल्स हैं और बहुत मुश्किल होगा इनका जीतना। न्यूजीलैंड से पहला मैच अगर जीत गया तो शायद तो मोमेंटम बच जाए, वरना मुश्किल लगता है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान का पूरा रिकॉर्ड है इसमें। 2017 में ओनली टाइम पाकिस्तान रीच द फाइनल और पाकिस्तान ने फाइनल में इंडिया को हरा के वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उससे पहले पाकिस्तान सेमीफाइनल से पहले ही 4 दफ़ा आउट हो चुका था। तो ये पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की जो हिस्ट्री है। और इसमें चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड ने 2000 में दे वन द फर्स्ट एवर वर्ल्ड टाइटल नैरोबी के अंदर, उन्होंने जीता था ये। और
फिर उन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेला था, जो कि वो हार गए थे सेंचुरियन में। तो ये न्यूजीलैंड की हिस्ट्री है चैंपियंस ट्रॉफी की। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 ओडीआईज रिसेंटली कराची में खेले, पाकिस्तान में खेले हैं, जो कि किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ इतने मैचेस नहीं खेले हैं। तो न्यूजीलैंड क्वाइट फेमिलियर विद द कंडीशंस, तो उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है वो नंबर 8 तक बैटिंग है, और न्यूजीलैंड में 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं उनकी टीम के अंदर। और लॉकी फर्ग्यूसन और बेन सीयर्स जो है वो साइडलाइन हो गए इंजरी की वजह से, तो उनकी जगह पे रोर्क और मैट हेनरी पेस अटैक का चार्ज संभालेंगे। और प्लेयर्स टू वॉच इन न्यूजीलैंड: डैरिल मिचेल, सैंटनर, कॉनवे और विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, टॉम लेथन, सारे फॉर्म के अंदर हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम अगर आ जाते हैं फॉर्म के अंदर, तो उनसे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वो फॉर्म में नहीं है। बहुत मुश्किल है उनका इस मौके पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कम करना। 2030 उनसे उम्मीद की जा सकती है, अगर वो 5-10 पे नहीं आउट हुए तो। शुरू में बॉल स्विंग होती है, बाबर इज़ वेरी मच प्रोन टू दैट, और उनको ओपन भेजना बिल्कुल सही नहीं है मेरे ख्याल से तो। इसी तरह पाकिस्तान की जो इस वक्त तक वो है बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो फ़खर जमान की तरफ से ही है, और सलमान आगा और रिजवान, तीन बैट्समैन आपके अच्छे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पाकिस्तान को 300 रन, अगर टॉस जीतते हैं तो डेफिनेटली पहले बैटिंग करें, और 300 रन का टारगेट दिमाग में रखें उससे ऊपर। अदरवाइज दे हैव नो चॉइस, नो चांस, क्योंकि 300 से कम में आपने देखा न्यूजीलैंड ने बहुत आराम से मैचेस जीत लिए थे। और पाकिस्तान की पिचेस के अंदर आई डोंट थिंक पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर है जो कंटेन कर पाए। इस वक्त जो पाकिस्तान की बॉलिंग कंडीशन है उसमें कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ से विकेट भी ले सके या कंटेन कर पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बैट्समैन अपनी गलती से आउट हो जाए तो सही है, वरना अदरवाइज बहुत मुश्किल है। फील्डिंग भी आपने देखा पाकिस्तान आर गिविंग अवे मैनी रन्स, और कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, तो फील्डिंग में भी पाकिस्तान का इतना वो नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस अगर पहला मैच जीत जाता है तो मोमेंटम आ जाए, तो पाकिस्तान से काफ़ी उम्मीद, वही टीम भारी लगने लगती है, लेकिन अभी जो वो बहुत ही वीक टीम लग रही है। अगर पाकिस्तान अपने पोटेंशियल पे खेले तो देखें, अगर फ़खर ज़मान जो अपने पोटेंशियल उनका 60 बना सकते हैं वो, मतलब वैसे तो ज़्यादा बना सकते हैं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो अगर उनका जो फेवरेट स्कोर 60, बाबर 30 के बनाने के हैं, तो बाबर अगर 30 बना दें, 60 फ़खर ज़मान बना दें। और सऊद शकील 25 के प्लेयर हैं, रिजवान 70 अगर स्कोर कर जाएँ तो। और इसके बाद आपने देखा वो सलमान आगा 40, तैयब ताहिर 33, खुशदिल शाह 15, उसके बाद आपके शाहीन अफरीदी 10, नसीम शाह 10, हारिस रऊफ 5, अबरार 5। तो ये आपके 303 रन बन जाते हैं। तो इसके अंदर आपको 2 50 चाहिए फ़खर जमान और रिजवान से, एक 40 चाहिए सलमान से, बाकी 30 40 50 करके अगर कोई सपोर्ट कर दें, तो ये नीचे के भी प्लेयर्स अगर 10-10 रन बनाते हैं तो पाकिस्तान के 303 बन जाते हैं। तो समबडी एट द टॉप 4 हैज़ टू टेक इट चार्ज, और इसके अंदर से दो प्लेयर्स को खड़ा होना पड़ेगा जो कि अगर सेंचुरी है उस सेंचुरी के करीब बनाएं, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस हो सकते हैं कि 303 रन बना सकते हैं। अगर ओवर वाइज देखें, तो अगर पाकिस्तान फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर 60 रन बनाते हैं, 66 रन पर ओवर, पावर प्ले का एडवांटेज लेते हुए, मिड ओवर्स में थोड़े स्पिनर्स आ जाते हैं, थोड़ा स्लो हो जाता है, तो चलें 40 रन बना दें नेक्स्ट 10 ओवर्स में, तो ये 20 ओवर्स के अंदर 100 रन, और उसके बाद 50 रन नेक्स्ट 10 ओवर्स में, और 50 रन नेक्स्ट 10 ओवर्स के अंदर। तो ये आपके 40 ओवर्स के अंदर 200 का टारगेट। चलें 40 में अगर 200 ना भी बनाएं तो 180 190 भी बना लें, तो लास्ट 10 ओवर्स में 9 रन पर ओवर आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप 290 या 300 के करीब पहुंच सकें। तो अगर पाकिस्तान इस तरह पेस करे अपनी इनिंग्स को, दे डोंट हैव टू रियली हिट बिग, ये बिग हिटिंग नहीं कर पाते, ये बाउंड्रीज पे कैच होते हैं, इनके पास इतना पावर हिटर नहीं है सिवाय फ़खर जमान के और रिजवान के। तो उनको चाहिए कि रन एक्यूमुलेट करें, हर बॉल पे रन लें, तो 6 रन पर ओवर वैसे ही बनता है। चलिए 2 रन अगर आपकी डॉट हो जाती है तो 4 रन पर ओवर, 5 रन पर ओवर तो निकालना कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए इतनी बड़ी पिच के ऊपर। तो ज़ाहिर है अगर वो स्ट्रेटजी के साथ खेलें, अपने अपने पोटेंशियल के लिहाज से खेलना चाहिए। आप दूसरों को देखिए कि वो हिटिंग करें तो हम भी करेंगे, तो आप अपने पोटेंशियल के साथ खेलें। और लास्ट 10 ओवर्स के अंदर आपके पास कोई फिनिशर नहीं है, तो उसमें ज़रूरी है लास्ट 10 ओवर्स में सलमान आगा, बाबर या रिजवान, इन तीनों में से एक को होना चाहिए अगर फ़खर जमान नहीं होते तो। तब पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं कि वो 300 से ऊपर करें और प्रेशर डाल सकें विद न्यूजीलैंड में। अदरवाइज अप टिल 280 आई डोंट थिंक पाकिस्तान स्टैंड द चांस। उनकी बॉलिंग इस तरह की नहीं है कि वो क्लिक कर रही है, वो बहुत ही अब काफ़ी खेल की पाकिस्तान में वो काफ़ी टेम भी हो गए हैं, उनको पता है कि किस तरह की, और उनकी बैटिंग बड़ी फॉर्म में आ गई है। तो इस वजह से बहुत कम चांसेस लगते हैं पाकिस्तान के इसमें कोई इम्पैक्ट बनाने के।
तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है। इतने प्लेयर्स जैसे मैंने आपको बताया बाहर बैठे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर अगर होते तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हो सकते थे। थिंक टैंक ने क्या सोचा है, क्या उनके दिमाग में है, पाकिस्तान को किस लिए वो सुरखरू नहीं होने, पूरी टीम चेंज करके रख दी जो कि जीत के आई हुई थी। उसमें से उन लोगों को मतलब कितनी उनकी हौसला शिकनी हुई होगी कि वो टीम जो जीत के आई उसमें से नाम गायब है, और वो लोग जिनको बिल्कुल टीम में सेलेक्ट ही नहीं किया गया, सब बाहर गए नहीं वो, और उसके बाद उनको लाके टीम के रख दिया उन्होंने। तो ये बहुत पर्ची सिस्टम पाकिस्तान में पता नहीं कब ख़त्म होगा। इमाम जिसको आप पर्ची कहते हैं उसको ले आते हैं, वो आपका स्कोर करके दे रहा है, बहुत ज़्यादती है उसके साथ कि उसको थ्रू आउट पर्ची कहते रहे और थ्रू आउट वो परफॉर्म करता रहा, 50 के ऊपर उसका वो है स्कोर है, एवरेज है, और आप उसको पर्ची कह के बाहर निकाल रहे हैं और आपको पता नहीं उससे क्या दुश्मनी है। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वी हैव वेस्टेड हिम, जैसे कि हम बहुत सारे प्लेयर्स को वेस्ट कर चुके हैं। तो अब देखें पाकिस्तान का क्या हाल होता है पहले मैच के बाद। उम्मीद तो अच्छी करनी चाहिए और उम्मीद अच्छी है, और हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है इसके साथ दुआएँ हैं, और यही है कि इतनी वीक टीम के साथ देख के कौम को दुआ करनी चाहिए, क्योंकि पहले पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी, जब वसीम वक़ार खेलते थे उस वक़्त भी हारते थे, लेकिन दुआएँ जिताती थी। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मेरे ख़्याल में दुआओं ने जिताया था जो 92 में, तो हमने दुआएँ करनी छोड़ दी हैं और हम अपनी टीम के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, और हम समझते हैं दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं है, दुआओं को बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी टीमें दुआओं से बहुत फ़ायदा उठा रही हैं और बल्कि जादू टोना भी कर रही हैं। तो बहरहाल ये तो मज़ाक की बात है, लेकिन ये कि दुआओं की बहुत ज़रूरत है टीम को, और पाकिस्तान को हौसला इस वक़्त अफ़ज़ाई की ज़रूरत है। अब क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, जो टीम है वही है, अब तो इसमें कोई चेंजेज़ हो नहीं सकती। तो अब यही जो परफ़ॉर्म करें, क्या पता खुशदिल चल जाएँ किसी दिन, कोई छक्का-चौका लगा, क्या पता नसीम शाह वैसी परफ़ॉर्मेंस दे जाएँ, बॉलिंग में शाहीन अफरीदी कुछ कर जाएँ, तो शायद इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान फुल फ्लैज जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक पाकिस्तान स्टैंड अ चांस अगेंस्ट इंडिया दिस टाइम। वो मैं उस वक़्त आपको तफसील में बताऊँगा क्या पाकिस्तान और इंडिया के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हारिस रऊफ़ अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो बिग ब्लो टू पाकिस्तान। अगर उस्मान खान को ओपन में लेके आते हैं तो जल्दी विकेट ये गिरी जाएगी। तो और बाबर आजम से भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, तो देखते हैं ओपनिंग में क्या होता है। फ़खर जमान के बाद बहुत प्रेशर है, और रिजवान के ऊपर और सलमान आगा, ये तीन बैट्समैन लगते हैं जो कि कुछ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है मैच में। मैं पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए मैं हाजिर होऊंगा कि हुआ क्या। मेरी प्रोडिक्शन ये है कि न्यूजीलैंड टफ टाइम देगा, पाकिस्तान शायद जीत सकता है इफ़ दे स्टार्ट क्लिकिंग एट द राइट टाइम, क्योंकि टूर्नामेंट का जो वो होता है एटमॉस्फेयर, उसके अंदर फिर जीत जो है वो एक नया जायका देती है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान शायद कुछ कर जाए, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। न्यूजीलैंड के चांसेस जीतने के बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइस आफ्टर द मैच इन पोस्ट मैच एनालिसिस। जब तक पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, और वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ओपनर, और पाकिस्तान टॉस जीत के अच्छा स्कोर करे तो फिर बॉलर्स के पास एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइस लेटर, थैंक यू वेरी मच।